हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस। पहला क्लास हम लोग देख लिए व्हाट इज चार्ज, फिर देख लिए व्हाट इज करेंट। टुडे वी शैल सी व्हाट इज रेजिस्टेंस। क्या है ये रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? ऑपोजिशन, है ना। रेजिस्टेंस क्या है ये? हम जानते हैं कि जब किसी एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है, किसी एक कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो कर रहा है, प्रैक्टिकली क्या फ्लो कर रहा है? चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज कि नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज is quite big in size. It is a complete atom which has lost one or two electrons. It cannot move. What practically moves through materials is the electrons which are negative charge. और इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहे हैं, करंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। हाँ, अब जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किसी एक वायर के अंदर से, वो वायर है भाई, कोई पाइप थोड़ी है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। दैट इज ऑल्सो फुल विथ एटम्स, है ना। कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से अगर जाएगा जिसमें एटम्स पैक्ड है, तो टकरा टकरा के धक्का मुक्का खा के जाएगा, तो उसको कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा, कुछ ऑपोजिशन मिलेगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ऑपोजिशन, ठीक है। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? बेसिकली क्या है? इट इज डिफाइंड एज, इट इज पॉइंट नंबर 1, इट इज defined as the opposition to flow of current through a material, opposition to flow of current through a material। किसी एक मटेरियल के अंदर से जब करंट फ्लो कर रहा है तो उसको क्या अपोजिशन मिल रहा है? उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। क्या अपोजिशन मिल रहा है, क्यों अपोजिशन मिल रहा है? लॉजिक में बता चुका हूं, बहुत गहराई में नहीं जाएंगे। हम लोग छोटे छोटे फॉर्मूले बनाने में लगे हुए हैं अभी, कि ये चैप्टर को ऐसे पढ़ेंगे कि अगर नियर फ्यूचर में कुछ एंट्रेंस वगैरह देना पड़ेगा तो वो सब में हम लोग निकल जाएंगे। ये सब क्वेश्चंस बना के सिंपल, ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, हायर क्लासेस में ज्यादा डेप्थ में जाएंगे। फिलहाल मैं आपको बता चुका हूं कि फ्लो ऑफ करंट कॉन्स्टिट्यूट्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगेन थ्रू ए कंडक्टिंग वायर। ऑब्वियसली कैसा होता होगा? सोचो कि ये कोई एक वायर है, ये कोई एक वायर है। अब एक कोई इलेक्ट्रॉन, बाहर का इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से जाना चाहता है, जबकि इसके अंदर ढेर सारे एटम्स भरे हुए हैं। देयर आर सो मेनी एटम्स अराउंड, दे आर ऑल पैक्ड इनसाइड एटम्स है। और ये एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है, उसका इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके ढेर सारे एटम्स पैक्ड है इसके अंदर। ये गया तो कैसे गया होगा? ये इलेक्ट्रॉन गया होगा तो ये कैसे गया होगा? ये गया होगा, इसके साथ टकराया होगा, फिर इसके साथ टकराया होगा, है ना, फिर इसके साथ, ऐसे करते करते जिग जैग पाथ फॉलो करते करते निकल के आ गया होगा। ये नहीं कि पूरा एम्प्टी स्पेस ही निकल गया स्विंग करके, बहुत सारे टकराव लेके बाहर जा रहा है। सोचो अगर ये खाली होता, अंदर कुछ नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन को पार होने में कोई ऑपोजिशन नहीं होता, हम कहते कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये सीधे सीधे निकल जाता। लेकिन टकरा टकरा के जा रहा है तो इसको जाने में कुछ ऑपोजिशन मिल रहा है कि नहीं? इट्स गेटिंग डिफिकल्ट ऑन इट्स पार्ट टू पास थ्रू दिस। व्हाई? बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स। कितनी बार ये टकरा रही है, टकराव के कारण इसको पार होने में डिफिकल्ट होता है। तो ये जो ऑपोजिशन मिल रहा है ये मोस्टली बिकॉज ऑफ क्यों है? बिकॉज ऑफ दी कोलिजन्स। कितने कोलिजन हो रहा है, मतलब जितने ज्यादा कोलिजन होगा जाने में, आप कहोगे उतने ज्यादा ऑपोजिशन है, उतना स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है। जितना कम कोलिजन होगा उतना वीक ऑपोजिशन है ना। आपको किसी एक रूम में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में दौड़ के जाना है। सोचो यहाँ पर अगर कोई आदमी नहीं है तो यू गेट नो ऑपोजिशन, आप दौड़ के गए। मानो यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, 100-150 लोग खड़े हुए हैं, आपको जाना है और ये सारे लोग भी एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, कोई किधर चल रहा है, दे आर ऑल मूविंग। तो आप जब दौड़ के जाओगे, किसको आप ठोकोगे तो कोई दूसरा आपको ठोकेगा, है कि नहीं? यू आर गेटिंग सो मेनी ऑपोजिशंस। आप सीधे नहीं जाओगे, जाते वक्त ऐसा ऐसा कुछ पाथ फॉलो करते हुए आओगे, है ना। सो व्हाट यू फाइंड? द ऑपोजिशन
और समय भी ज्यादा लगेगा आपको, ऑब्वियसली विल टेक मोर टाइम, ऑब्वियसली विल टेक मोर टाइम, और आपका एनर्जी भी खर्चा हो जाएगा, है नहीं। अब अगर कुछ नहीं होता, जितना जोर से भाग के जाते, अब उतने जोर से भाग के भी नहीं जा पाओगे, एनर्जी भी खर्चा हो जाएगा। बाद में देखेंगे वही जो एनर्जी खर्चा हो जाता है ना, वो बाद में हीट होके इधर से निकलता है, बिकॉज एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो जो एनर्जी इसका लॉस हो गया, वो इधर से हीट होके निकलता है किसी एक हीटर कॉइल में या फिर किसी बॉल की फिलामेंट में। जब करंट पास करता है, हीट जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस है। ये है आपका हीटर कॉइल, इसको दूर से हम प्लग पॉइंट में कनेक्ट करते हैं, तो करंट यहां से निकला, घूम के आया, इधर से आया। ये जो कनेक्टिंग वायर है, ये कॉपर का है, जिसमें रेजिस्टेंस काफी कम है, तो यहाँ पे कोई हीटिंग नहीं होता है, सारा का सारा हीटिंग कॉइल में होता है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है। फिर से कॉपर प्योर कंडक्टर है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस काफी कम होता है। तो ये पार्ट में प्लग से शुरू करके ये पार्ट में कोई हीट नहीं हुआ, लेकिन जहां पर हीटर कॉइल रखा है वहां पर हीट हो रहा है। नहीं तो हीटर भी ग्लो करता रेड हॉट, और पूरा वायर भी बन जाता रेड हॉट, तो सोचो क्या बुरा हाल होता। जहां पर रेजिस्टेंस मिल रहा है वहीं पे हीट बन रहा है। हाँ, तो बेसिकली हमें ये समझ में आया कि द ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए मटेरियल इज मोस्टली ड्यू टू द स्ट्राइकिंग ऑफ और collision met by the external electron passing through the material. The opposition to flow of current through a material is because of the collisions met by an external electron passing through it. ओके, हम वो सारा चीज नहीं लिख रहे क्योंकि बहुत डिटेल्स में जाएंगे तो फिर बड़े बच्चों वाली इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, हमें तो छोटी बच्चों वाली पढ़ना है, तो ठीक है। अब देखो, सोचो यहाँ पे कोई एक वायर है, ये छोटा सा वायर है, इतना बड़ा वायर है, और कोई एक दूसरा वायर है, ये थोड़ा लंबा सा है, ये थोड़ा एक लंबा सा वायर है। अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर से जाएगा और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से जाएगा, इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा टकरा के धक्का मुक्का खा के निकल के आएगा, है ना। इसके अंदर से जाएगा, उसके साथ भी कुछ ऐसे ही होगा। अच्छा बताओ, कौन सा केस में, पहला केस में कि दूसरा केस में, कौन सा केस में दिस विल गेट मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑन इट्स वे व्हेन द लेंथ इज स्मॉल? The second, length is more. That means number of collisions is going to be more when the length is more. That means the resistance is going to be more when the length is more. You understand? Resistance is directly proportional to the length of the wire. ये समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा चीज सोचिए कि मैं किसी एक मान लो कि किसी एक पाइप के अंदर से एक बॉल को फेंक रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस की जरूरत है। सपोज हम कहेंगे ये एक पाइप है और ये दूसरा पाइप है, दोनों बराबर लेंथ के। क्या हम जानना चाहते हैं? हमारा आर एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। ये थोड़ा पतला पाइप है, मोटा पाइप है। कोई बॉल को इसके अंदर फेंक दिए, कोई बॉल को इसके अंदर फेंक दिए, ये बॉल गया टकरा टकरा के निकल के आ गया। ये बॉल भी गया टकरा के निकल के आ गया। दोनों ही केस में बॉल टकराते हुए दूसरे तरफ निकल जाता है। कौन से केस में नंबर ऑफ कोलिजन्स विल बी मोर, फर्स्ट केस और सेकंड केस? फर्स्ट केस। आपको समझ में आ रहा है? फर्स्ट केस में बॉल ऐसे आया, ऐसे और निकल गया। सेकंड केस में बॉल ऐसे आया और निकल गया। नंबर ऑफ कोलिजन्स इज लेस, है कि नहीं? दैट मींस thinner is the wire, more is the number of collisions. The number of collisions is inversely proportional to the cross sectional area of the wire. मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? So R, the resistance, is directly proportional to the length of the wire and inversely proportional to the cross sectional area of the wire. ये हमें समझ में आ गया। ये जो हमें समझ में आ गया उसको भी लिखेंगे, क्योंकि हम लोग तो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा पढ़ रहे हैं जितना हमें चाहिए बच्चों वाली इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डिनोटेड एज R, R is directly proportional to length of the wire. R is inversely proportional to
R is inversely proportional to, इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं ढंग रहेगा, ये लेंथ ऑफ द वायर को थोड़ा भगाओ यहाँ से, तुम चलो इधर आओ, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर कितना मोटा है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर ये दोनों चीज को मैं कंबाइन कर देता हूं, अगर ये दोनों चीज को मैं कंबाइन कर देता हूं और प्रोपोर्शनलिटी साइन को भगाने की कोशिश करता हूं, तो मुझे यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिलने वाला है। क्या? चलो दोनों को जोड़ता हूं, दिखाता हूं क्या आ रहा है। ये चीज को थोड़ा पास ले ले, ठीक है, तो आप होगे R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A और R इज इक्वल टू रो L बाई A। ये रो क्या है? रो इज नथिंग बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? ये क्या? इट इज नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। कौन सा वायर है? कॉपर वायर है कि आयरन वायर है? स्टील वायर है कि एल्युमिनियम वायर है? उसके ऊपर डिपेंड करता है रो इज नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। रो को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब आपके पास अगर एक कॉपर वायर है और एक एल्युमिनियम वायर है, दोनों का लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है, उसके बावजूद उनका रेजिस्टेंस बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का रो अलग अलग होंगे, ठीक है। रो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। और रो इज लेस फॉर और इट इज स्मॉल, रो इज स्मॉल फॉर गुड कंडक्टर्स। अगर रो छोटा हुआ तो हम कहेंगे गुड कंडक्टर, ज्यादा हुआ तो हम कहेंगे बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। For a good conductor like copper, the value of rho may be something like 10 to the power minus 6. For mica, it may be something like 10 to the power plus 6. मतलब 10 to the power 12 times. समझ में आ रहा है? So rho is high for good conductors, rho is low for good conductors. So can you move the camera a little bit down? It is low for good conductors and high for bad conductors. बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए। Yes, low for good conductors and high for insulators. समझ में आया क्या? तो रो क्या? इट्स ए फिजिकल क्वांटिटी। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। ध्यान रहे, ये जो है आपका रो डज नॉट डिपेंड अपॉन एल एंड ए, डज नॉट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस। कॉपर का रो फिक्स्ड है, एल्युमिनियम का रो फिक्स्ड है, ठीक है। सबके लिए रो अलग अलग है। रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ द मटेरियल, इट डिपेंड्स अपॉन ओनली द साइज ऑफ ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। जब तक कॉपर है, मोटा कॉपर वायर हो या पतला कॉपर वायर हो, दोनों के लिए रो तो बराबर होगा। रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, किस मटेरियल का बना है वो रेजिस्टेंस। क्या ये बात सबको समझ में आया? R इज इक्वल टू रो L बाई A। अगर ये बात समझ में आया तो आप मुझे बताइए आप मुझे बताइए कि आ रहे आई एम कमिंग टू दैट। नाउ विल सी पॉइंट नंबर 3 में यूनिट ऑफ R इज ओम, जिसको हम लोग सिंबलिकली ऐसे लिखते हैं, सिंबलिकली ऐसे लिखते हैं, इट इज ओम, ठीक है, ऐसा करके लिखते हैं सिंबलिकली। और R हो गया ओम, तो सोचो तो R इज इक्वल टू रो L बाई A, R इज इक्वल टू रो L बाई A। इसका मतलब रो क्या हो गया? A R बाई L। A का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, क्या लिखे हैं? रो L बाई ओम, ऐसा सिंबल है, ऐसा
ये सिंबल को ओम कहते हैं, ठीक है, ये सिंबल को ओम कहते हैं। अच्छा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो R हो गया रो एल बाई ए, रो निकालो तो क्या हो जाएगा, ए आर बाई एल। ए का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, आर का होता है ओम, एल का होता है मीटर। सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, रो का यूनिट, सो यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर स्क्वायर, एक एम कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, ओम मीटर। ये याद रखना, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया, द यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक है। तो यहां पे और एक चीज सामने आ रहा है, सपोज हम कहेंगे यहां पे कोई एक वायर है ऐसा, यहां पे कोई एक दूसरा वायर है ऐसा, हो सकता है कि अलग अलग मटेरियल के हैं। अब करंट मान लो इधर से घुसेगा, इधर से भी निकलेगा। अगर ये रेजिस्टेंस R1 है ये वायर का, ये कितना अपोजिशन दे रहा है R1, ये कितना दे रहा है R2, तो हम कहेंगे जब करंट इसके अंदर से घुसते हुए निकलेगा, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस फेल्ट बाय इट, R1 प्लस R2, क्योंकि ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा। यस यस यस, व्हेन wires are connected in series, when wires are connected in series, the total resistance of the combination is same age और is equal to इसे लिखेंगे is equal to ordinary sum of individual resistances, individual resistances। मतलब यहां पर अगर हम फिगर में देखेंगे तो लिखेंगे R टोटल, R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। समझ में आ गया क्या? ये आपको समझ में आना जरूरी है कि when a number of resistance wires are in series, the equivalent resistance or the net resistance is ordinary sum of individual resistances। ये भी हमें समझ में आ गया। अच्छा, अब कितना समझ में आया जानने के लिए आई वांट टू गिव यू सम फ्यू क्वेश्चंस। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन हम लोग अभी करना चाहेंगे, ठीक है? हम एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करना चाहेंगे देखने के लिए कि आप लोग कैसे समझ रहे हो। चलिए लिखते हैं। यस सर। two copper wires have lengths in ratio 2:3 and their radius of cross section are in ratio 1:2. Find ratio of their resistances, ऐसा पूछा है। हाँ, रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस पूछा है। मेरे ख्याल से आप लोग ये क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो अगर थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाओगे तो। दिमाग पर जोर लगाइए जिनका है। कितना सिंपल है,
सॉल्यूशन में देखेंगे दिया है कि दोनों वायर का लेंथ का रेशियो दिया है 1/2, ठीक है। अच्छा, उनका जो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एक वायर है ना, ये वायर का ये रेडियस है, ये रेडियस है, बोला है कि रेडियस का रेशियो है 1/2, लेंथ का रेशियो कितना दिया है 2/3, रेडियस का रेशियो दिया है 1/2। अच्छा, एरिया का रेशियो क्या होगा, आप जानते हो कि एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर। अच्छा, नाउ रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है, यू नो रेजिस्टेंस इज रो L1 बाई A1, पहले वाले का, दूसरे वाले का रो L2 बाई A2, उल्टा हो जाएगा, और रो तो दोनों का बराबर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 2 कॉपर वायर्स, दोनों कॉपर है, एक कॉपर वायर एक एल्युमिनियम वायर होता तो रो अलग अलग होते, कैंसिल नहीं होते, लेकिन दोनों कॉपर है भैया, कैंसिल हो गया, मिल गया, इट इज L1 बाई L2 into A2 by A1 and substitute the corresponding values. L1 by L2 is 2/3, A2 by A1 is 4/1, तो it is coming out to be 8/3। क्या सबको समझ में आया? यस सर। अरे एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू 1 का स्क्वायर, ये नीचे हो गया पाई इंटू 2 का स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर लोग पाई पाई के मोहताज है, 1/4, समझ में आ गया। ये तो क्वेश्चन था, पॉइंट नंबर 5 लिख दिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा देता हूं क्वेश्चन, घुमा के कि कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R was cut into n equal parts. What will be resistance of each part? कितना सिंपल है, ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। यस यस यस, कितना सिंपल है, सबको मालूम है। कोई एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस R था, है ना, रेजिस्टेंस R था, उसको n इक्वल पार्ट में किए, मतलब अगर पूरे का लेंथ L था तो पूरे का लेंथ अगर L था तो आप क्या कहोगे, पूरे का लेंथ L था तो इसका लेंथ हो गया L/N। और आप तो जानते हो कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो इसका पूरे का रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस R डैश है, तो आप कहोगे R डैश बाई R इज इक्वल टू, R डैश का करेस्पॉन्डिंग लेंथ क्या था L/N, और R का करेस्पॉन्डिंग लेंथ क्या था L, क्योंकि प्रोपोर्शनल है ना, ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल है तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो रेशियो करोगे तो क्या मिल जाएगा, इट इज कमिंग 1/n, मतलब R डैश इज इक्वल टू R/n। कितना सिंपल है, क्या सबको समझ में आया? यस यस यस। मैं अगला क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करता हूं। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R was cut into n equal parts. A wire of resistance R was cut into n equal parts, and parts were bunched together. Find resistance across the bunch. ये जो बंच बनेगा उसके क्रॉस में रेजिस्टेंस क्या होगा, देखते हैं कौन सबसे पहले बता सकता है, कोशिश करो। चलिए देखते हैं क्या हुआ।
दिया कि कोई एक वायर था, चलो मानते हैं कि ये कोई एक वायर था, लंबा सा ऐसा एक वायर, मालूम नहीं लेंथ कितना, मालूम नहीं एरिया कितना, एज्यूम कर लिए रेजिस्टेंस था R, मतलब रो L बाई A का वैल्यू था R। इसको n टुकड़ा किए, हर टुकड़ा को जोड़ दिए, ये एक टुकड़ा हुआ है ना, ये दूसरा टुकड़ा हुआ, ये तीसरा टुकड़ा हुआ, सबको मिला के बंच बना दिए। तो सोचो ऐसा एक बंच बन गया। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? क्या कोई मुझे बताएगा ये जो बंच है, ये बंच का एरिया कितना होगा? n को टुकड़ा है, हर एक टुकड़ा का a है, n इंटू a, और ये लेंथ कितना होगा? n टुकड़ा किए थे l बाई, ये देखो बन गया। अब व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस? इट इज रो, क्योंकि कॉपर था तो काटने के बाद कॉपर ही करेगा, L की जगह होगा L बाई N, एरिया की जगह होगा N इंटू A, है ना। इसको सिंप्लीफाई करो, इट इज रो L बाई N स्क्वायर A, बट रो L बाई A क्या है? R, सो R बाई N स्क्वायर। समझ में आया क्या? अरे आया कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. Let us see question number 4. A wire of resistance R, a wire of resistance R was cut into three parts whose lengths are in ratio 2:3:5. Find resistance of the smallest part. स्मॉलेस्ट पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है भैया? निकालो। 8/5. देखते हैं। A wire of resistance R was cut into three parts whose lengths are in the ratio 2:3:5. Suppose हम कहेंगे ये है वो वायर जिसको हम कट करने वाले हैं। अच्छा, इसको छोटा, ये बड़ा, ऐसे करके किए। ये लेंथ को मान लो 2L है, ये 3L है, ये 5L है। एरिया A, वायर का रेजिस्टेंस R है। हियर R कितना है? रो L बाई A, है कि नहीं? रो L बाई मतलब वायर का लेंथ कितना है? 2L प्लस 3L प्लस 5L, दैट इज 10L बाई A, है कि नहीं? हियर R इज 10L बाई A। ये सबको समझ में आ गया। एज पर आवर असम्पशन गोज, है ना, हमारे असम्पशन के हिसाब से R हो गया 10L बाई A। हमें पूछा है छोटा टुकड़ा का रेजिस्टेंस क्या होगा? छोटा टुकड़ा ये है, तो छोटा टुकड़ा का रेजिस्टेंस इसको कहो R डैश। R डैश कितना होगा? रो लेंथ कितना है? 2L बाई A। अच्छा, रो L बाई A की जगह क्या लिख सकते हैं? R बाई 10, तो लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ रो L बाई A। पहले वाले से देखो तो रो L बाई A की जगह क्या लिख सकते हैं? R बाई 10, सो 2 इंटू R बाई 10 इज नॉट इट R बाई 5? यस, sir. रेजिस्टेंस इज R बाई 5। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। धीरे धीरे लेवल बढ़ाने की कोशिश करता हूं, आप लोग थोड़ा करने की कोशिश करना। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R was stretched, खींच लिए उसको, till its length is doubled,
till its length is doubled, खींच लिए, L लेंथ का था, खींच के 2L कर दिया, हो सकता है खींच के लंबा कर सकते हैं। What will be new resistance? What will be new resistance? सोचना है। 4R देखते हैं कैसे हुआ। R/4 कैसा है? हड़बड़ी में गड़बड़ी है, सोच सोच के बताओ। What will be new resistance? सर 4R होगा 4R। पहले बताइए कि जब इसको हम खींचेंगे लंबा हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हाँ, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब जो आंसर होगा वो R से ज्यादा होगा। चलिए सोचते हैं, चलिए मेरे साथ साथ सोचिए, क्योंकि उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फॉर्मूला बनाने वाला हूं। ये कोई एक वायर है जिसका लेंथ L है, एरिया A है, इसको खींच के लंबा कर दिए, अब बन गया लेंथ 2L। क्या एरिया उतना ही रहेगा कि पतला हो जाएगा? पतला हो जाएगा, ले एरिया पतला हो जाएगा। एरिया कितना होगा मालूम नहीं है, से इट इज A'। अच्छा, अगर ये 50 ग्राम का वायर था, खींच के लंबा करने से 50 ग्राम का वायर रहेगा कि 100 ग्राम का हो जाएगा? सेम 50 ग्राम रहेगा, मास विल रिमेन सेम। और ये कॉपर था तो कॉपर ही रहेगा, मतलब डेंसिटी विल आल्सो रिमेन सेम। व्हेन मास एंड डेंसिटी रिमेन सेम, तो आप कहोगे वॉल्यूम विल रिमेन सेम, मतलब इसका वॉल्यूम बराबर है। तो क्या लिखेंगे? बाय स्ट्रेचिंग वॉल्यूम डज नॉट चेंज। देखो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब पहले वाले का वॉल्यूम था A इंटू L, दूसरे वाले का वॉल्यूम था A' इंटू 2L, मतलब A' कितना हो जाएगा? A/2। लेंथ डबल हुआ तो एरिया आधा हो जाएगा, लेंथ डबल हुआ तो एरिया आधा हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? लेंथ डबल हुआ तो एरिया आधा हो जाएगा, समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस? व्हाट वाज द ओल्ड रेजिस्टेंस? यह है R इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है पहले वायर का रेजिस्टेंस वह R था, मतलब ρL/A का वैल्यू R था। नाउ व्हाट इज R' और न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? न्यू रेजिस्टेंस विल बी रो, क्योंकि कॉपर था तो कॉपर ही रहेगा। L के जगह क्या हो जाएगा? 2L। एरिया की जगह क्या हो जाएगा? एरिया की जगह हो जाएगा A' मतलब A/2। 2 गया ऊपर, आ गया 4, इट इज कमिंग आउट टू बी 4 रो L/A, बट रो L/A क्या है? R है, सो इट इज 4R। चमका क्या सबको? Yes, sir. यस, देखो अब खींच के इसको डबल लंबा किए तो हो गया 4R। अगर आपको इतना बढ़िया से समझ में आ रहा है तो बताओ, अगर इसको खींच के 3 गुना लंबा करते तो क्या आंसर होता? 9R होता। देखो पकड़ में आ गया। तो एक चीज हमें ये समझ में आ गया कि when a wire of resistance R is stretched till its length becomes n times, till its length becomes n times, the new resistance is कितना होगा? n स्क्वायर। डबल करने से 4R होता था, ट्रिपल करने से 9R होता था, n टाइम्स खींच के लंबा कर दिए तो इट विल बी n स्क्वायर R। ये आपको क्लू में याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? यस। तो अब मैं देखना चाहता हूं कि जो जो चीजें बताया आपको अभी, वो चीजें आपको कितना हजम हुआ, कितना आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको ये जितना बताया ये सबको जोड़ के क्वेश्चन देना चाहता हूं, देखता हूं कि आप लोग कैसे करते हो। लेट अस सी, क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर, ये नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 6। ए वायर of resistance R was
stretched into stretched to 4 times its original length. Then it was cut into 3 equal parts. What is resistance of each part? फटाफट आंसर बताओ भैया। 16 समझ में आ गया ना? मतलब पूरा पकड़ में आ गया। तो आंसर में क्यों समझाऊं जब सबको समझ में आ गया। रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट विल बी इक्वल टू 16R/3। क्या ये चीज सबको समझ में आया? यस। देखो आंसर फटाफट आप लोग बताने लगे हो। नेक्स्ट ठीक है अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ए थिक hollow pipe has inner radius R and ये क्वेश्चन नंबर 8 है एंड 7 है शायद। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये थिक हॉलो पाइप है, इनर रेडियस R एंड आउटर रेडियस 2R। हाँ इनर रेडियस R एंड आउटर रेडियस 2R। इनर रेडियस R एंड आउटर रेडियस 2R। ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल is rho. Length of the pipe is L. Find resistance across 2 ends. Resistance across 2 ends. धीरे धीरे मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ, शायद आप लोग कर लोगे इसको। ट्राई करो तो देखें। कितना सिंपल क्वेश्चन है। दिया है कि एक पाइप है, पाइप ऐसा है, इसका इनर रेडियस दिया हुआ है, आउटर रेडियस दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है। ये लेंथ है। एरिया हम चाहते हैं कि दोनों एंड में चाहिए, तो एरिया कौन सा लेंगे भाई? ये तो बीच में होल है, एरिया तो ये है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, क्या कहेंगे? एरिया इज बाहर वाला सर्किल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्किल का एरिया। बाहर वाला सर्किल का रेडियस कितना है? 2R है, पाई 2R का स्क्वायर माइनस अंदर वाला सर्किल का रेडियस कितना है? R स्क्वायर पाई R स्क्वायर। सो इट इज कमिंग 3 पाई R स्क्वायर। लेंथ तो L है, तो रेजिस्टेंस में क्या रखा है? रो L बाई A। तो इट इज रो L बाई 3 पाई R स्क्वायर। समझ में आया क्या? इज इट अंडरस्टूड? सर अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि जो जो टर्म सिर्फ दिया है वो ही यूज करके करेंगे तो पाई हम यूज कर सकते हैं। पाई इज नॉट ए टर्म, पाई इज ए क्वांटिटी। पाई को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे आपको 3 को हम यूज करेंगे, 3 तो दिया नहीं, 3 इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इट्स ए रेशनल नंबर। पाई इज आल्सो ए रेशनल नंबर, 3 इज आल्सो ए नंबर, है ना? तो यूज कर सकते हैं।
पाई इज नॉट ए सिंबल, इट इज ए नंबर, इसको आप यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे थोड़ा मुश्किल सवाल। देखते हैं कौन बता रहा है ये क्वेश्चन का आंसर। हमारे पास एक ऐसा एक स्ट्रक्चर है, एक ऐसा एक बार है। देखो उसका डायमेंशन वगैरह मैं बता दूंगा आपको, अभी आपको देख के समझ में आ रहा होगा। एक रेक्टेंगुलर बार है और ये रेक्टेंगुलर बार का डायमेंशन वगैरह दिया हुआ है। ये दिया है 3 मीटर और ये दिया है, चलो मानते हैं A, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस लेंथ इज C। ठीक है, अच्छा ऐसे करके दिया हुआ है। अच्छा ऐसे दिया हुआ है तो पूछा है व्हाट इज में थोड़ा फिगर को कंप्लीट कर लेता हूं। पहले फिगर यहां तक आया ऐसे, फिर यहां से आया ऐसे, फिर यहां से आया ऐसे, और ये चारों सारा कर्नल को नेमिंग कर देता हूं। सारा कर्नल को नेमिंग करता हूं ऐसे A B C D E F G H। I hope you have understood the figure. Now, एक बार आपको ये फिगर समझ में आ गया, मैं आपको क्या पूछने वाला हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाला हूँ। आपको देख लेना और बताना इसको, ठीक है। क्या पूछने वाला हूँ? पूछने वाला हूँ कि फॉर दी रेक्टेंगुलर ब्लॉक shown, रेक्टेंगुलर ब्लॉक shown if resistance across the surfaces, थोड़ा ध्यान से देखना, surfaces ADHE and दूसरा है BCGF and BCGF is R1, और चलो ऐसे ही करते is R1 and the resistance across कौन सा दोनों सरफेस ABCD। हाँ थोड़ा इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं, ज्यादा जगह खा रहा है। अच्छा ABCD across ABCD and EFGH is R2, find R1 by R2। वाओ कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया हूं, लेकिन आप लोग भी तो बाहुबली हो, आप लोग कर लोगे। जल्दी जल्दी बनाओ आंसर, दिमाग पर जोर लगाओ, आंसर बनाओ। आपको समझ में आना चाहिए कि A क्या है, L क्या है, समझ में आ गया तो काम बन गया। ठीक है ना? ट्राई नाउ एंड डू इट। आप लोग आंसर बोल रहे हो C स्क्वायर बाई B स्क्वायर, मुझे मालूम नहीं है सही है कि गलत है। भगवान करे कि सही हो जाए तो मेरा भी दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि जब मैं हार जाता हूं आप लोगों से तब मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जीत जाता हूं कि बढ़िया से पढ़ा दिया कि तुम लोगों को समझ में आ गया। R1 इज रो L बाई A, रो L। R1 कौन सा दोनों सरफेस के बीच में? ADHE, ये सरफेस और ये सरफेस, रो L बाई A। क्या लेंगे? यहां से कोई करंट घुस रहा है, यहां से निकल रहा है, L क्या लेंगे? C भाई एरिया क्या लेंगे? एरिया ये एरिया लेंगे, ये एरिया, इट इज AB। यस यू हैव अंडरस्टूड, इट इज रो C बाई AB, है कि नहीं? सिमिलरली R2 क्या है? R2 इज रेजिस्टेंस अक्रॉस ABCD, ऊपर वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस। फिर से रो L क्या लेंगे? L लेंगे B, और एरिया क्या ले जाएंगे? एरिया हो जाएगा ये AC। ओ बढ़िया है, मस्त है। अब R1 बाई R2 तो कोई भी निकाल सकता है कि नहीं? इट इज रो C बाई AB इंटू रो B बाई AC। मारपीट करो तो कुछ कट रहा है क्या? हाँ ए रो कट गया, ये रो घर चले गए, रह गया C स्क्वायर बाई B स्क्वायर। यस यू आर करेक्ट,
बढ़िया है, सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। ये अगर ये समझ में आ गया तो इससे भी थोड़ा सा मुश्किल सवाल अब आपको करना है। तो गो फॉर द नेक्स्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, इससे थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन अभी देता हूं। देखता हूं कौन पहले काम करता है, दिमाग किसका। ठीक है, लिखता हूं क्वेश्चन नंबर, ये कितना था? क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 9, ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक has dimensions 2 into 3 into 7 और dimensions in ratio ठीक है ना, लेंथ विड्थ एंड हाइट है ना, इन रेशियो 2:3:7। क्या आपको समझ में आ रहा है? 2:3:7 का मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब लेंथ टू विड्थ टू हाइट इज इन द रेशियो 2:3:7। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस across any two maximum resistance to the minimum resistance। बढ़िया कर रहे हो आप लोग, बता देना ये वाला मेरे को खुश करने के लिए। मिनिमम रेजिस्टेंस across any two opposite faces, any two opposite faces। 49:4। देखते हैं किसी दो ऑपोजिट फेस के बीच में जो रेजिस्टेंस निकलेगा उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका जो मिनिमम वैल्यू है उनका रेशियो क्या होगा। क्या कोई आंसर बोल चुका है अभी फटाक से? कोई कुछ बोल? 49/4 कोई बोला है? ये बोल रहा है आवान कुमार। 49/4। हाँ, एनी अदर आंसर? Yes sir, 49:4. 49:4। 49:4। 49/4। 3 आंसर आए हैं, देखते हैं किसका आंसर सही है। अरे तुम लोग का तो दिमाग मस्त चल रहा है कंप्यूटर जैसा। मैं तो लुंदू पुंदू समझ रहा था, मैं तुम लोगों को लुंदू पुंदू समझ रहा था, तुम लोग तो हीरो। अरे ये सब बाहुबली है। ठीक है ठीक है, मैं देखता हूं 49/4। काफी लोग बोल रहे हैं। लेट अस चेक वेदर योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ये लेंथ आर इन द रेशियो 2:3:7। मतलब ये अगर 2 है, ये 3 है, ये 7 है। सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है बाय द फॉर्मूला रो एल बाई ए। मैक्सिमम कब होगा? जब एल मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम कब होगा? जब एरिया मिनिमम होगा। एरिया मिनिमम होगा, लेंथ मैक्सिमम होगा। अच्छा, यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ कितना है भैया? यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ कितना है? देखो 7। It is coming out to be rho into maximum length is 7, है ना? और मिनिमम एरिया कौन सा है? 6। ये एरिया सबसे छोटा है। मिनिमम रेजिस्टेंस कब होगा? जब रो एल है मिनिमम, एरिया है मैक्सिमम। डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेंथ कम होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। मिनिमम लेंथ कितना है? कौन सा दोनों फेस में? पहला फेस, पीछे वाला फेस, रो इंटू 2। मैक्सिमम एरिया कौन सा है? 7:3, ये वाला है ना? यस, देखो अब क्या मिला ये आर मैक्स बाई आर मीन। क्या होता है? डिवाइड करो, रो 7l/6, रो 2/21। तो रो तो गए, हो गया 7/6 और ये हो गया
2/21. It is 49/3 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 3 7 जा 49/4 है कि नहीं? So maximum resistance to minimum resistance is in the ratio 49:4 है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप लोग तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, है ना? वेरी गुड। तो क्या मैं ये समझ लूं कि आप लोगों को रेजिस्टेंस समझ में आ गया है? Yes sir. Yes, you have understood how to find resistance of a wire and how it depends. It depends upon the length and area of the wire, है ना? और बाद में बताएंगे जब बड़े हो जाओगे कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बदलता है तब भी रेजिस्टेंस बदल जाता है, लेकिन दैट फैक्टर वी आर नॉट कंसीडरिंग नाउ। तो हम देख रहे हैं कि ये डायमेंशन डिपेंडेंट है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हम जानते हैं कि एज R is equal to rho L by A implies rho is equal to AR by L. Therefore by stretching a wire, its resistivity or stretching a wire, the value of rho decreases. क्वेश्चन क्या दिया है? ट्रू और फॉल्स, बस आपको सोच के बताना है। ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? Remains same होगा। Same for any case. रो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर के ऊपर। कॉपर वायर को खींचोगे तो कॉपर ही तो रहेगा। सो स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। मतलब आप लोगों को बहुत बढ़िया पकड़ में आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन, एक वायर ऑफ लास्ट क्वेश्चन ए वायर ऑफ रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ए वायर ऑफ स्पेसिफिक, क्योंकि वो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना उसका दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी। A wire of specific resistance rho was cut into unequal parts. What will be specific resistance of Same for every part. No. each part का क्या होगा? आंसर होगा, हम क्यों रोएंगे? आप रो, है ना? रो लो आप लोग, क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि टुकड़ा करो, लंबा करो, कुछ भी करो, रेजिस्टिविटी इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट विल रिमेन सेम। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिमेन सेम। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी, इसलिए मैं बार बार दोनों टर्म बोल देता हूं। आप लोगों को एक टर्म बताया हूं। तो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिमेन सेम। इसी वायर को टुकड़े टुकड़े करो तो चीजें वही रहते हैं जो थे, ठीक है ना? चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Then, Thank you, sir. Bye, thank you, sir.